नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि दिलीप जायसवाल पर लगे आरोप के बाद जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, पूरी बीजेपी चुप है। और बीजेपी चुप इसलिए है क्योंकि हमारे संवाददाता ने भी बताया है कि दरअसल दिलीप जायसवाल खुद तैयारी कर रहे हैं कि वो किस तरीके से प्रशांत किशोर को जवाब दें। लेकिन गंभीर सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है कि प्रशांत किशोर के इस आरोप में कितना दम है और उसका जवाब दिलीप जायसवाल किस तरीके से देंगे। दरअसल दिलीप जायसवाल पर एक मेडिकल कॉलेज को हड़पने का सीधा आरोप लगाया गया है और इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि 50 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं, एमबीबीएस की डिग्री उन्होंने ली है और उसका फायदा सीधा दिलीप जायसवाल को मिलता रहा है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। कि हमाम में सब नंगे, ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रही कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। बड़ा गंभीर आरोप है और आरोप यह है कि किस तरीके से दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी भी फायदा पहुंचाती रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं। और प्रशांत किशोर का लगाया हुआ ये गंभीर आरोप बिहार की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर 35 साल की राजनीति को बदलना चाह रहे हैं और प्रशांत किशोर क्या 35 साल की राजनीति को बदल पाएंगे। सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर लगातार मुखर हैं, लेकिन एनडीए पर जिस तरीके से मुखर हैं और बीजेपी के चाल चलन चरित्र वाली बात पर जिस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर वाकई तीसरा विकल्प बिहार वासियों को दे पाएंगे? दिलीप जायसवाल क्या अपने ऊपर लगे हुए इस गंभीर आरोप का जवाब किस तरीके से देंगे? बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहे अभी तक। खबर मेरे पास यह है कि दिलीप जायसवाल खुद पूरी तैयारी के साथ आएंगे और प्रशांत किशोर का जवाब देंगे। गंभीर सवाल यह है कि जो भी लोग जिन्होंने आरोप लगाया कि उनका कॉलेज किस तरीके से हड़पा गया है, राजेश शाह की हत्या की गई है और एक पुलिस वाले ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी पत्नी को एमबीबीएस की डिग्री दिलाया गया। ये कई सारे गंभीर आरोप हैं। क्या वाकई चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आरोप एनडीए के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है? क्या नीतीश कुमार ने भी इस बात की अनदेखी कर दी? ये मैं नहीं कह रहा हूं। नीतीश कुमार के एसपी ने भी इस बात की अनदेखी कर दी और क्लीन चिट दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर के आरोप है और ये आरोप जनता की अदालत में किस तरीके से चस्पा होगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। चलते हम अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार। सुजीत, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामबंधु वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। फैजान अहमद साहब लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं और इस आरोप का क्या गंभीर प्रभाव हो सकता है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे फैजान अहमद साहब से, क्योंकि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता अभी तक कुछ बोला नहीं है इस मसले पर। और खबर यह है कि खुद दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो काउंटर अटैक करेंगे प्रशांत किशोर पर और अपने ऊपर लगे हुए आरोप का जोरदार तरीके से
जवाब देंगे। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी के भीतर जबरदस्त मरमरिंग है, बहुत तरह की बातें चल रही है, लोग ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ बोल रहे हैं। और कल भी कुछ बीजेपी के नेताओं ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा आप देख लीजिए बीजेपी में कौन लोग नेतृत्व संभाल रहे हैं, बाहर से आयातित लोग, बीजेपी के ओरिजिनल लोग किसी भी इंपॉर्टेंट पद पर नहीं है। और उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। तो पहले मैं अपने संवाददाता सुजीत के पास जाना चाहूंगा। सुजीत, जरा यह बताइए कि दरअसल चल क्या रहा है, बीजेपी चुप क्यों है और आरजेडी के तरफ से क्या कुछ कहा गया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि क्या आरजेडी इस पर मुखर है क्या, क्योंकि प्रशांत किशोर ने राबड़ी देवी को भी सीधे सवालों के घेरे में लिया है और कहा है कि वो दिलीप जायसवाल को अपना भाई, मुंह बोला भाई बताती रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि पक्ष विपक्ष सब इस मसले पर एक है, प्रशांत किशोर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो पहले बताइए बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्या बीजेपी सख्ते में है, बीजेपी जवाब देने का प्रयास कर रही है, क्या सोच रही है बीजेपी? देखिए पंकज जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इस सवाल के उठाने के बाद से बीजेपी अभी तक जो है बीजेपी बैकफुट पे है। मैंने इस मुद्दे पर बीजेपी के कई नेताओं को टटोलने की कोशिश की। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इस मुद्दे पे उनसे बातें करूं। बात तो दूर है, वो बाइट देने के लिए तैयार नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पे कहा गया है कि कुछ नहीं बोला जाए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा इशू है ये। और मुझे ये कहा गया कि दिलीप जायसवाल जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो आरोप उनके ऊपर प्रशांत किशोर की तरफ से लगाए गए हैं या जो उनके ऊपर लगे हैं या जो लगते रहे हैं पहले से भी, उन पे वो सफाई देंगे। देखिए, कुल मिला जुला के प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उस जगह पे खड़ा कर दिया है जिस जगह पर आने के बाद से बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाए तो किधर जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अहम घटक दल हैं एनडीए के, वो भी इस मसले पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, जो जवाब दे रहा है वो बहुत नपा तुला दे रहा है, बहुत सधे हुए अंदाज में दे रहा है। मजेदार बात यह है पंकज जी कि आरजेडी को जब मैंने टटोलने की कोशिश की तो आरजेडी की तरफ से जो बयान दिया गया वो भी बहुत सधा हुआ है, एकदम नपा तुला है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये खेल क्या चल रहा है। हाँ, अगर कोई है थोड़ा बहुत अगर अटैकिंग मूड में है तो वो वैसी की पार्टी है जो कि थोड़ा मुखर होके बोल रही है। लेकिन इस मुद्दे पर जब प्रशांत किशोर ने सीधा सीधा आरोप लगाया है, कमोबेश एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों की जो बयान देने की जो रणनीति है वो लगभग एक जैसी चल रही है। जी पंकज जी, दोनों की बयान देने की रणनीति लगभग एक जैसी चल रही है। मैं अभी दिखाता हूं 4 पार्टियां इस पर क्या बोल रही हैं, क्योंकि पूरी सियासत को प्रशांत किशोर ने एक तरीके से चुनौती दे दी है। और यकीन मानिए प्रशांत किशोर जो जो चुनाव पास आ रहा है और जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के बीच में ये बहुत अपील कर रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये मुद्दा टाइम फिस हो गया, अगर दिलीप जायसवाल ने जोरदार जवाब दिया तो लड़ाई जबरदस्त दिखाई पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी दिलीप जायसवाल को लेकर के तमाम पार्टियों को जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने घेरा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा धमाका कर दिया प्रशांत किशोर ने। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि 4 पार्टियों के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल जी पे आरोप लगाया जा रहा है वो एक संबंधित विभाग में जांच का विषय हो सकता है। मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर बिहार में बिहारियों की विकास की बात की जाए, बिहार में रोजगार की बात की जाए, बिहार में पलायन कैसे रोकना है, बिहार में सुरक्षा की व्यवस्था कैसी हो, बिहार में महिलाओं की स्थिति कैसी हो, इस विषय पे अगर बात की जाए तो शायद ये ज्यादा बेहतर है। दिलीप जायसवाल जी स्पष्ट करें, क्योंकि इससे पहले भी उनके बारे में जो बातें कही जा रही थी वो बातें अब पब्लिक डोमेन में सामने आ गई है। और इस मामले पर दिलीप जायसवाल जी इसी कारणों से कहा करते थे कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और प्रशांत किशोर उस मामले में चुप्पी साधे रहे। आखिर क्या कारण हुआ कि आज
प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल के खिलाफ इस तरह का मामले को सामने लाने। बताइए, वो तो दिलीप जायसवाल जी जो है तो झाड़ू पोछा ना करते थे वो हॉस्पिटल में, अल्पसंख्यक वाला में जो है, तो झाड़ू पोछा करते 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 वो क्लर्क बन गए। अब क्लर्क बनते 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 वो जो है ट्रस्ट में घुस के जो है जालसाजी का काम किए और ट्रस्ट को कब्जा कर लिए। बताइए, अल्पसंख्यक न है, सिख समाज को ना वहाँ मिला हुआ था मेडिकल कॉलेज। एकदम जांच होना चाहिए। सिख कम्युनिटी का कॉलेज है, सीमांचल माइनॉरिटी इलाका, क्यों नहीं जांच होना चाहिए? अगर दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। ये हम लोग ने भी पहले भी मुद्दा उठाया है और आज प्रशांत जी उठा रहे हैं। ये एकदम जांच का विषय है कि दूसरे का कॉलेज ऐसे इनको क्या, ना फाउंडिंग मेंबर हैं ना फाउंडिंग सेक्रेटरी हैं, आखिर क्या हो गया जो ये कॉलेज इनको किस तरीके से लिए हैं? ये जनता भी जानना चाहती है, सीमांचल की ही नहीं सिख कम्युनिटी भी जानना चाहती है। माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है कि आखिर ये कॉलेज पर कब्जा उनका क्यों हो गया। हम इस मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराया जाए ताकि पता चल जाए कि किसको क्या ये चंदा देते हैं, किसको क्या ये खुश करते हैं, इनके किस नेताओं के बच्चे खुश हैं, इनके यहाँ मेडिकल पढ़े हैं, पीजी किए हैं, क्या किए हैं, कॉलेज ना इनकी मेहनत है ना देन है, आखिर ऐसा बड़ा आरोप है। और मैं रामबंधु वत्स आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बाकी लोग नपातुला जवाब दे रहे थे, लेकिन आदिल हसन ने जोरदार बोला, वीआईपी पार्टी ने जोरदार बोला। और बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की एक घटक दल एलजेपीआर ने भी जांच की मांग कर दी, सवाल उठा दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। रामबंधु वत्स, ये आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ने वाकई चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा एटम बम फोड़ दिया है, जिसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं कई और पार्टी भी बेनकाब हो सकती है? अनम्यूट करिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से दिलीप जायसवाल पे प्रमाणिक तरीके से उन्होंने हमला किया है, और आप ये देख लीजिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिए कि इधर हत्याएं हो रही हैं और उधर नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। यानी अपराध और भ्रष्टाचार दोनों पे लेकर के जिस तरीके से जनसुराज या प्रशांत किशोर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं या सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, तो इससे बिहार का जो चुनावी मिजाज होगा वो एनडीए बनाम जनसुराज की ओर बढ़ रहा है। इसमें बैकफुट पे आरजेडी आ रही है। भले ही दिलीप जायसवाल का एक ऐसा मसला है जिसमें प्रशांत किशोर के बयान के अनुसार उसमें राबड़ी देवी की भी एक संलिप्तता नजर आती है, तो ये एक मसला हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे और भी अपराध हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं बिहार में, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चरमरा गई है। अब तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनके परिवार के लोग उनको बिहार छोड़ने की बात भी कर रहे हैं। बिहार की जो वर्तमान स्थिति जिस तरीके से इधर के 8-10 दिनों में हो चुकी है, वो लगभग 90 के दशक में हो चुकी है, जब कोई भी व्यापारी बिहार में रहने से डरता था। वो रामबंधु जी वो सारी बातें ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। हम सीधा सा सवाल ये कह रहे हैं कि चाल चलन चरित्र और चेहरा की बात करने वाली बीजेपी को प्रशांत किशोर ने इस तरीके से घेरा है और बीजेपी के प्रवक्ता चुप हैं। ये चुप क्यों है? मेरे पास जानकारी यह है कि खुद दिलीप जायसवाल इसका काउंटर करेंगे, जवाब देंगे। और मुझे लगता है कोर्ट ऑफ लॉ में तो लड़ाई होगी ही, लेकिन आपको नहीं लगता जनता की अदालत में भी जबरदस्त लड़ाई होगी? कई बार कई आरोप सही नहीं होते, लेकिन परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि जनता की अदालत में जबरदस्त सजा मिलती है। मैं कई सारी बातें गिना सकता हूं कि पॉलिटिक्स में कई ऐसे आरोप लगाए गए और वो जनता ने उसको सही मान लिया और उसके बाद नतीजा भुगतना पड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या बोल दिया है कि प्रवक्ता चुप हैं? फैजान अहमद साहब, प्रवक्ताओं का कोई जवाब नहीं है। और मेरे संवाददाता बता रहे हैं कि आरजेडी के तरफ से भी बड़ा नपातुला बोला जा रहा है, क्योंकि पीके ने आरजेडी को भी नहीं बख्शा है। कहा यह है कि राबड़ी देवी उनको मुंह बोला भाई बोलती है। फैजान अहमद साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? आपने कहा कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है।
आ रही है सर, बोलिए। हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है? जी पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है सर, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, आपने कहा कि प्रशांत किशोर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए दिलीप जायसवाल पे, तो वो बहुत ही गंभीर आरोप जरूर हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं एक अखबार में भाजपा के एक प्रवक्ता दानिश इकबाल ने इस पर कुछ जवाब दिया है। जवाब तो नहीं है ये, उन्होंने एक तरह से दिलीप जायसवाल को डिफेंड किया है और ये कहा है कि ये एक उनकी छवि को खराब करने की साजिश है। ये इस तरह की बात उन्होंने कही है। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जायसवाल आने वाले दिनों में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों सहित पूरे मामले पर जवाब देंगे। तो ये एक छोटा मोटा सा ही सही, लेकिन एक प्रवक्ता दानिश इकबाल ने इस पर दानिश इकबाल दिलीप जायसवाल को डिफेंड किया है। देखिए, मेरा एक सवाल है मुझे। ठीक है, प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत ही संगीन मामले को उठाया है। कहते हैं कि 25 सालों से दिलीप जायसवाल ने इस पर कब्जा कर रखा है। दिलीप जायसवाल वहां पहले एक क्लर्क हुआ करते थे और अब सारा कुछ वो जैसे मालिक की तरह हो गए हैं। हालांकि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सिखों का एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। जैसे सीमांचल में ही कटिहार में मुस्लिम माइनॉरिटीज का एक मेडिकल कॉलेज है, कटिहार मेडिकल कॉलेज, उसी तरह से माता गुर्जरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज में है। लेकिन अगर 25 सालों से ये उस पर काबिज है, कब्जा जमाए हुए हैं, तो 25 सालों में किसी ने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? ठीक है, प्रशांत किशोर नॉन एग्जिस्टेंट थे, वो नहीं उठा सकते थे। लेकिन प्रशांत किशोर के बगल में बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उदय सिंह जी हैं, वो तो वहाँ के पूर्णिया के सांसद भी रहे हैं, उन्होंने भी कभी इस तरह की आवाज नहीं उठाई। 5 साल राबड़ी देवी का और 20 साल 19 साल ये 20 साल नीतीश कुमार और उनकी एनडीए गवर्नमेंट का, इस पूरे 25 साल में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, जबकि ये बहुत ही संगीन मामला था। भाई, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर कोई गैर माइनॉरिटी का आदमी कैसे कब्जा कर लिया, कैसे कब्जा किया? ये तो ये फैजान साहब, ये बात, ये सवाल तो बनता है। मुझे लगता है दिलीप जायसवाल जब जवाब देंगे तभी पुख्ता तौर पर इसका जवाब मिल पाएगा। पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है जो कि प्रशांत किशोर ने उठाया है। कहा यह है कि जो एग्रीव्ड फैमिली है, जो ट्रस्टी थे, जो सरदार जी हैं, वो नीतीश कुमार से भी मिले और नीतीश कुमार ने उनको जांच की बात भी कही और जांच के नाम पर कुछ नहीं हो पाया। दिलीप जायसवाल मजबूत ही होते रहे। ये प्रशांत किशोर कहें, इसमें कोई भी शब्द मेरा नहीं है। और मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय आए और इसका जवाब दें। और बात यहीं पर नहीं रुकती है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जिन जिन लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की या उनकी आवाज ज्यादा मुखर हो सकती थी, बिहार में गूंज सकती थी, उनके बच्चे या परिवार के लोग उस कॉलेज से डिग्री लिए। और इसका भी उद्भेदन करेंगे, इसका भी खुलासा करेंगे। 50 लोगों का नाम प्रशांत किशोर ने कर लिया, नाम नहीं लिया लेकिन 50 नेताओं की बात की। हद तो तब हो गई कि जब एक मामले का जांच एक आईपीएस ऑफिसर को दिया गया और जिसकी हत्या हुई है उसकी बहन ने 164 के तहत बयान भी दिया और उसके बाद प्रशांत किशोर ने इतना गंभीर आरोप लगा दिया कि उसकी जांच में उस आईपीएस महोदय ने क्लीन चिट दे दी और अपनी पत्नी को एमबीबीएस का डिग्री दिला दिया। मैं नहीं जानता इस बात की सत्यता क्या है, लेकिन अगर एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इस तरह की बात करता हो, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी जैसी पार्टी के प्रवक्ता को या प्रदेश अध्यक्ष को जल्द आकर के इस अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का खंडन करना चाहिए? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी के भीतर भी मरमरिंग बहुत शुरू है, लोग भी इसकी चर्चा बहुत तरीके से कर रहे हैं और हम आप भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन कैसे हथिया लिया गया।
और सभी लोग इसलिए चुप रहे, अपनी जिम्मेदारी से इसलिए बचते रहे क्योंकि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई थे वो। ये प्रशांत किशोर ने कहा है। कई नेताओं के बच्चे परिवार के लोगों ने वहां से डिग्री ली है, इसलिए वो चुप रहे। डॉक्टर संजय। नहीं, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी ने तो जो आरोप लगाया है इसका तो बेहतर जवाब दिलीप जायसवाल जी ही दे पाएंगे। इनके पार्टी के लोग आकर के चाहे जितना डिफेंड करें, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात जो आज अखबारों ने भी उसको फ्रंट पेज पर छापा है कि जिस राजेश शाह जो इनके राजदार थे या जो भी थे जिनकी हत्या हो, और जो जिस एसपी ने क्लीन चिट दिया इनको, वो उस समय वहीं के एसपी थे और वो एसपी की पत्नी वहीं से एमबीबीएस की डिग्री लेती। ये आज के अखबारों ने फ्रंट पेज पर छापा। तो आखिर ये जो तरह तरह से चाहे वो नेता हों या जो हों, अगर उनके बच्चों को ऑबलाइज किए हैं दिलीप जायसवाल जी, तो इस सवाल को लेकर के ये सवाल उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, और इसका जवाब वही देगा। रह गई दूसरी बात, बिल्कुल वो सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है और सिख माइनॉरिटी कॉलेज में ये दिलीप जायसवाल जी का जो बयान मैं देख रहा हूं, इन्हीं का बयान है कि वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये आरोप बेबुनियाद है। और उस माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो बोर्ड है, उस बोर्ड में 2/3 सदस्य सिख है जबकि 1/3 गैर सिख, और बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूमालिया। ऐसे में इन आरोपों की जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। ये दिलीप जायसवाल जी का कोट है जो आज अखबार के फ्रंट पेज पर होगा। रह गई बात कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सीबीआई जरा जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, इनका चरित्र भी उजागर हो जाएगा और चेहरे भी उजागर हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि मेरे पास और भी तथ्य है, मैं फिर इसके लिए पीसी करूंगा और फिर मैं इनको खोलूंगा कि और कहां कहां गड़बड़ी की है। आज तो मैं इतना ही तक बताता हूं। और उनके बगल में जो पटना के बड़े लेयर हैं गिरी जी, जो अब उन्हीं की पार्टी में हैं, वह भी कोर्ट में जो चीजें हैं जो रिकॉर्डेड है, उस चीजों को भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ की कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ऐसे ही जो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है उसके तहत मैं कुछ बोल रहा हूं। ये तथ्य है, ये आरोप है और ये ऑन रिकॉर्ड है, और ऑन रिकॉर्ड मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इसको देख लीजिए। और वो पेपर दिखा रहे थे कि देख लीजिए, ये कोर्ट के रिकॉर्ड में जब चीजें हैं उसको भी अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो नहीं। हाँ, लोगों ने करतार सिंह पर जरूर सवाल उठाना शुरू किया, कहे कि ठीक है वो करतार सिंह कौन थे, कैसे उनको हटाया गया, ये पूरी कहानी आपको पता है। तो जब पता है उसके बाद भी मैं बता रहा हूं कि किस तरह से वो उस कॉलेज में एक सहायक के रूप में आते हैं, बाद में वो क्लर्क बन जाते हैं और क्लर्क से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद वो उस कॉलेज के मालिक होते हैं। तो एक सवाल तो है, बेबुनियाद कह देने से अच्छा है कि अगर लगता है कि प्रशांत किशोर उनको डिफेम कर रहे हैं तो उनको मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए प्रशांत किशोर जी पर कि नहीं, इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं इस आरोप में कोई दम नहीं है। अदरवाइज नीतीश कुमार कितने स्वस्थ है नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन नीतीश कुमार कई मंत्रियों को, चूंकि फैजान साहब बैठे हुए हैं, ये दैनिक जागरण से लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया को बड़ा ही क्लोजली माने कवर करते रहे हैं, लिखते रहे हैं इन लोगों के से बात करके। कितने लोगों को केवल आरोप के आधार कि भाई इन पर ये आरोप है और उनको मंत्रिमंडल से रुखसत कर दिया गया, मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया कि नहीं ये आरोप है और आप इसको पहले आप क्लीन चिट ले लीजिए, उसके बाद आप फिर यहाँ आइए। प्रशांत किशोर अगर पीसी करके प्रेस को ब्रीफ करते हुए अगर सारे तथ्य के साथ बता रहे हैं कि वो कैसे हो गए, ये जरा इसी की सफाई वो दे दें, और सीबीआई जांच कराने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो आप बार बार कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं
उनको आकर के बताना चाहिए प्रेस को कि नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं और इन पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। किसी के ये डिफेम नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, कल वो मंत्री थे सरकार में, उनका एक अपना कद है और उनके कद को आखिर इस तरह से बदनाम करने का क्या मतलब हो सकता? बिल्कुल पार्टी के तरफ से जो चुप्पी है, वो चुप्पी के बाद देखते हैं, हो सकता है नहीं, पार्टी के तरफ से चुप्पी है, चुप्पी हैरान करने वाली है। चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं। सुजीत, आप ये बताइए, जब आप बीजेपी ऑफिस गए, आपने प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश की और खासतौर पर इतना गंभीर मसला है और बीजेपी अक्सर हर मुद्दे पर जवाब देती है और एग्रेसिव रहती है बीजेपी, लेकिन इस मुद्दे पर इतनी डिफेंसिव क्यों है? क्या पता चला आपको? मेरी जानकारी में तो खुद दिलीप जायसवाल आकर के इन तमाम बातों का प्रतिकार करेंगे, पर वो दिन कौन सा होगा? कब दिलीप जायसवाल हर बात का जवाब देंगे? क्योंकि हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, प्रशांत किशोर ने कल ही कह दिया कि एक बार वो बोले तो, और आप तमाम पत्रकार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछिए, मैं अभी बहुत कुछ लेकर के बैठा हूं, मैं हर बात का जवाब देने आऊंगा। तो प्रशांत किशोर ने बड़ी चालाकी से आने वाले समय में वो कैसे बिहेव करेंगे, क्या सामने रखेंगे, वो सब कुछ कह दिया। पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी इतनी डिफेंसिव क्यों है? बिहार प्रदेश की बीजेपी के भीतर, पार्टी दफ्तर के भीतर, नेताओं के बीच में क्या चर्चा चल रही है, जरा आप बताएंगे इसके बारे में? जी पंकज जी, बिल्कुल बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरा आज काफी ठीक ठाक वक्त गुजरा है आज बीजेपी में। देखिए पंकज जी, सबसे पहले न केवल प्रवक्ता बल्कि मैंने कुछ सीनियर नेताओं को भी टच किया इस विषय पे। तो नॉर्मल बातें जो होती हैं, नॉर्मल बातें तो हो चुकी, क्योंकि वो डायरेक्ट कोई भी इस विषय पे बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन जहां भी दिलीप जायसवाल का नाम आ रहा था वो सीधे सीधे इस बात से इनकार कर जा रहे थे। मैंने प्रदेश कार्यालय में कुछ नेताओं को फिर टच किया कि भाई ये ऐसा क्या मसला हो गया है, आप लोगों को क्या कहना है, नहीं कहना है, आरोप अगर हैं, आरोप गंभीर हैं तो आरोप का जवाब देना आपका फर्ज बनता है। लोग जानना चाहते हैं, चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, उसके बाद भी मुझे स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप 1 से 2 दिन का इंतजार कर लीजिए, दिलीप जायसवाल जो हैं वो खुद सामने आएंगे और एक एक बिंदु का जवाब देंगे। जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके अनुसार, जो अभी कुछ देर पहले तक जो मैंने कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, दिलीप जायसवाल संभवतः कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए ये मुद्दा बीजेपी के लिए कितना बड़ा है। लोग सीधे सीधे कन्नी काट रहे हैं, नहीं बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं उनको, कुछ नेताओं ने तो यहां से कह दिया कि अरे प्रदेश के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, कहीं कुछ मुंह से निकल गया तो बड़ा कुछ अजीब हो जाएगा। वो डर रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं, फंदे में नहीं फंसना चाह रहे हैं। दिलीप जायसवाल, हाँ, कुछ 1-2 नेताओं ने यहां तक कहा कि देखिए जिनके ऊपर अगर आरोप लग रहा है वो अगर अपने आरोपों का जवाब देंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, चेहरा है, आप तमाम मुद्दों पे आते हैं, डिबेट में आप जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। इस विषय पे भी लोग जानना चाहते हैं कि भाई प्रशांत किशोर ने ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया जो आप लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो उनका कहना था कि एक काम करते हैं, कल तक का वेट कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि कल दिलीप जायसवाल कर सकते हैं, हालांकि कब करेंगे मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन जो जानकारी अभी तक है वो दिलीप जायसवाल 1 से 2 दिन में कर सकते हैं। पर दिलीप, हाँ बोलिए। देखिए पंकज जी, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में खुल के भले कोई कुछ ना बोल रहा हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया है वो उस आरोप की चर्चा है। और न केवल प्रशांत किशोर के आरोप चर्चा बीजेपी में है, आप मैं पटना के जो बाहर के लोग हैं उनके बीच में भी ये कानाफूसी है कि ये इतना बड़ा जो मामला है, कई लोग तो यहाँ तक कह चुके कि अरे दिलीप जायसवाल वहां पे इतने छोटे लेवल पे थे, इतना बड़ा कैसे पहुंच गए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों के बीच में चर्चा है, तभी वो इन चीजों को जानना चाहते हैं। लोग जानने की कोशिश में है कि आखिर दिलीप जायसवाल, कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल इतने छोटे से इतना बड़ा आदमी बन गए हैं। प्रशांत किशोर ने एक लकीर खींच दी है राजनीति की, बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। बीजेपी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बीजेपी उस चौराहे पे आके खड़ा हो गई है जिसको बीजेपी को जवाब नहीं सूझ रहा है, वो डिफेंसिव मोड में आ गई है पूरी तरीके से। नहीं, मैं यही बात तो कह रहा था कि आक्रामक राजनीति में भरोसा रखने वाली बीजेपी और उसके प्रवक्ता चुप क्यों है? रामबंधु बस जी, इसका क्या मतलब है? आपको नहीं लगता चुनाव से ठीक पहले ये चुप्पी खास तौर पर, ठीक है
मुझे लगता है ये अच्छा होगा जब दिलीप जायसवाल हर पॉइंट का जवाब देंगे, लोगों के बीच में फिर चर्चा होगी, प्रशांत किशोर फिर क्या पेश करेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह की बात कल कर दी, एक तो एनडीए में होता था कि नीतीश अचेत हैं, स्वस्थ नहीं हैं, ये लगातार प्रशांत किशोर बोलते रहे और कहते रहे कि 13 करोड़ जनता का जो भविष्य है ऐसे लोगों के हाथ में रख दिया गया है जो कि अचेत हैं और सिर्फ वोट के लिए उनको आगे रखा गया है। और ये नैरेटिव भी मजबूत करने में प्रशांत किशोर की भूमिका है, क्योंकि जेडीयू को वो चुनौती देते रहे। लेकिन चलिए, ये बात तो अलग हुई। दूसरी बात, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर इतना गंभीर आरोप और बीजेपी चुप, और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पर ही नहीं, आरजेडी की भी नेता राबड़ी देवी उनको डिफेंड करती रही हैं, ये भी आरोप लगा देते हैं प्रशांत किशोर। और आरजेडी भी उस तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है, खुल करके नहीं बोल रही है। वैसे उसके प्रवक्ता ने कहा कि जो बात पहले पर्दे के पीछे होती थी अब औपचारिक तौर पर होने लगी है, तो इसका जवाब देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि घटक दल का, कम से कम महागठबंधन का एक घटक दल ने जांच की मांग कर दी है? चिराग की पार्टी के प्रवक्ता ने तो जांच की मांग कर दी है। आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं एनडीए प्रशांत किशोर के आरोपों में घिरता जा रहा है। बिहार में और चुनाव से पहले इस तरह की बात होना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है। निश्चित तौर पे बीजेपी की पहचान विकास और सुशासन की ही रही है और प्रशांत किशोर ने उन्हें भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही घेर लिया है। तो जो उनकी मूल पहचान थी उसी पे प्रशांत किशोर ने उनको घेरा है। और देखिए, मोटे तौर पे तो दिलीप जायसवाल के बारे में इस तरह की चर्चाएं लंबे समय से स्थानीय लोगों में रही ही है, लेकिन जो प्रमाण है वो प्रमाण जो प्रशांत किशोर ने इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके उन्होंने आरोप लगाया है, उनके प्रवक्ता इसलिए बच रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में इस तरह की चर्चाएं मोटे तौर पे रही हैं। ये बिल्कुल मनगढ़ंत आरोप नहीं है। तो अब वो कानूनी तरीके से अपना बचाव प्रस्तुत करेंगे, तो जो कानूनी तरीके से तर्कों को ढूंढेंगे उसमें समय लगेगा। तो उसमें इसलिए इसमें प्रवक्ताओं को बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए दिलीप जायसवाल को अपने बचाव करने के लिए खुद कहा गया है। लेकिन एक बात इसमें और है कि दिलीप जायसवाल की तार उन्होंने दिलीप जायसवाल की भ्रष्टाचार की जो तार है राबड़ी देवी से जोड़ दी है। अब तक तो आरजेडी प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम बताती थी, अब प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के आरोपों के जरिए ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है या खुद आरजेडी और आरजेडी के जो भ्रष्टाचार के जो तरीके हैं उनका कनेक्शन आज भी सत्ता से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आरजेडी और बीजेपी दोनों पे प्रशांत किशोर का जो आरोप है वो भारी पड़ रहा है। और अगर बात सुशासन की या विकास की हो तो कम से कम अब इतना तो है कि जब यहाँ बिहार में प्रधानमंत्री जी आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, जब वो मंच पे विकास और सुशासन की बात बोलेंगे तो जनता के मनों में तो दिलीप जायसवाल पे जो आरोप लगा है वो जनता के मन में चलता रहेगा। तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अवरोध है। प्रशांत किशोर के लगाए गए सारे आरोप सच हो या नहीं सच हो ये तो अदालत में तय होगा, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से जो अभी आपने भी कहा था कि जनता के मन में ये बात बैठ गई है कि बीजेपी की जो छवि जो ईमानदारी की थी, विकास की थी, कानून व्यवस्था की थी, वो निश्चित तौर पे धूमिल हो चुकी है और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, एनडीए के खिलाफ तो भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर के आक्रोश है ही, लेकिन उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी आरजेडी है वो भ्रष्टाचार को लेकर के जो नाराजगी है वो आरजेडी की ओर बढ़ना नहीं चाहती है, इसीलिए ये 2020 में भी सत्ता में आए थे। अब देखना यह है कि इस माहौल को प्रशांत किशोर कैसे कायम रखते हैं और ठीक है, इस माहौल को पीके कैसे कायम रखते हैं। पर फैजान अहमद साहब, आप लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से गंभीर आरोपों से प्रशांत किशोर ने घेर दिया है और खास तौर पर ऐसी पार्टी के सेनापति को जो कि चुनाव में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और जोरदार तरीके से विपक्षियों को घेरेंगे, जब खुद ही आरोपों के बीच में घिरे रहेंगे। और प्रशांत किशोर ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। प्रशांत किशोर पर आरोप लगता था बीजेपी की बी टीम, प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया कि देखो मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ही घेर रहा हूं, मैं बी टीम नहीं हूं।
और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष से सांठगांठ किसका है? तो आरजेडी की सबसे बड़ी नेता राबड़ी देवी का। ये भी प्रशांत किशोर कह देते हैं। तो एक आरोप के जरिए जिसमें बहुत तरह की बात करते हुए जिस तरीके से वो 35 साल की राजनीति को एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं और नीतीश कुमार का जो बेदाग चेहरा है उसको भी एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं कि नीतीश के पास ये लोग गुहार लगाने आए थे, नीतीश ने जांच की बात कही थी, लेकिन जांच के नाम पर क्या हुआ ये भी उन्होंने सामने रख दिया। तो आपको नहीं लगता है कि 35 साल की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया प्रशांत किशोर, और इसका जवाब खास तौर पर एनडीए को देना बड़ा आसान नहीं होगा? बहुत बड़ी लकीर खींच दी है प्रशांत किशोर ने। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सही है कि प्रशांत किशोर ने कल जो आरोप लगाए हैं और जिन लोगों पे लगाए हैं, जिन पार्टियों पे लगाए हैं, अब ये उन पार्टियों और उन नेताओं का अब ये उनका फर्ज है कि वो उसका जवाब दें और जो आरोप लगाए गए हैं उस पर अपनी वो क्लैरिफाई करें अपना स्टैंड को, अपनी पोजीशन को। लेकिन ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई देखिए, एनडीए की जो लीड पार्टी है यानी बीजेपी, उसके ही प्रदेश के सबसे बड़े नेता पर इस तरह का आरोप लगा, और वो भी चुनाव से 2-3 महीने पहले की ये बात है। तो इसका कुछ भुगतना तो पड़ेगा, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर वो जवाब संजय जायसवाल अगर इसका कोई जवाब देते भी हैं तो जाहिर है कि वो प्रशांत किशोर हो या दूसरे अपोजिशन पार्टी हो, वो उनको उतना नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी उनके पास और भी कुछ कहने को है। प्रशांत किशोर के पास और भी बहुत कुछ है जो वो बाद में भी बताएंगे, उनका संजय जायसवाल का जवाब आने के बाद ही बताएंगे। दिलीप जायसवाल फैजान साहब, दिलीप जायसवाल, हाँ जी दिलीप जायसवाल। तो दिलीप जायसवाल क्या जवाब देते हैं उसके बाद प्रशांत किशोर उसमें फिर कुछ सवाल उठाएंगे। अगर उनके पास कागजात हैं, अगर उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उसको उठा करके फिर इस मामले को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ मैं एक बात, छोटी सी मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि कहा जा रहा है कि माता गुर्जरी कॉलेज जिसकी संस्थापक हैं मौलेश्वर सिंह, सरदार मौलेश्वर सिंह इसके संस्थापक हैं। तो 25 साल पहले वो दिलीप जायसवाल कैसे कैसे करके कहां से कहां पहुंचते हुए पूरा कब्जा कर लिया, उसके मालिक बन बैठे। लेकिन सवाल है कि क्या मौलेश्वर सिंह के परिवार के सदस्य जो उसमें ट्रस्टी रहे होंगे, जो उसमें करता धरता रहे होंगे, उन लोगों ने कैसे अलाउ किया दिलीप जायसवाल को इतना ऊंची कुर्सी पर पहुंचने का? उस कॉलेज की सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचने का मौका किसने उनको दिया? कैसे वहां तक पहुंचे? इसका जवाब भी कम से कम मौलेश्वर सिंह के जो परिवार के लोग हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कल प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे हुए थे, उन लोग को भी इसका जवाब देना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं किसी ने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन बहरहाल ये तो बात आनी चाहिए सामने ना कि जायसवाल वहां तक कैसे पहुंचे और कैसे सरदार जी के परिवार वालों ने उनको वहां तक पहुंचने दिया। क्योंकि देखिए, ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सरदारों का इंस्टीट्यूशन, उसमें कोई नन सरदार कैसे इतनी बड़ी पोस्ट पहुंच सकता है? जिस तरह से कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में गैर माइनॉरिटी का आदमी तो नहीं जा सकता है। कब्जा भी करना अगर चाहे तो कब्जा भी करने के लिए उसको, इसका मतलब है कि उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से कहीं ना कहीं कोई छूट मिली, कहीं कुछ इस तरह का रास्ता उनको मिल गया कि वो वहां तक पहुंचे और उनके परिवार वालों को वहां से हटा दें। बहरहाल इस बात का भी जवाब आना चाहिए। आप ये बात तो कह रहे हैं, इसका जवाब आना चाहिए। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि TV9 दिलीप जायसवाल पर लगे किसी भी आरोपों की पुष्टि नहीं करता। वजह यह है कि ये आरोप हैं, ये प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, इसकी पुष्टि कोर्ट ऑफ लॉ में ही हो सकता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल 24 घंटे बीत जाने के बाद भी क्यों चुप हैं, उनके प्रवक्ता क्यों चुप हैं, ये गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की चुप्पी किसी भी तरीके से लोगों के समझ में नहीं आ रही। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुजीत? पंकज जी,
मैं ये इसमें कह दूं कि ये 24 घंटे की बात नहीं है, ये कई दिनों से ये मामला चल रहा था। और यहाँ तक के माता गुजरी के कॉलेज के लोगों ने मुझे भी इनविटेशन मिला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और कुछ बताने वाले थे, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये बात कई दिनों से चल रही थी। प्रशांत किशोर ने फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल ये बात जरूर कही। ठीक है, मैं डॉक्टर संजय आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सुजीत आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई न्यूज है आपके पास? जी पंकज जी, एक अपडेट मैं देना चाहूंगा कि इस कॉलेज में एक पूर्व सचिव हैं करतार सिंह, और दूसरे जो हैं इनके भाई हैं गुरदयाल सिंह। तो गुरदयाल सिंह के ऊपर आरोप लगाया गया था कि, और वो आरोप खुद उनके बड़े भाई जो है सचिव रह चुके थे करतार सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था और अपने भाई को ही झूठा करार दिया था। और गुरदयाल सिंह के ऊपर ये आरोप लगा था कि वो कॉलेज हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो कॉलेज है वो ट्रस्ट के नियम के अनुसार इसमें 18 सिख ट्रस्टी हो सकते हैं और 9 नॉन सिख ट्रस्टी हैं, यानी कि आप जोड़ लीजिए 18 और 9 27 ट्रस्टी हो सकते हैं और 9 नॉन सिख ट्रस्टी हैं। तो इसी एक नॉन सिख ट्रस्टी में संभवतः दिलीप जायसवाल का नाम होना चाहिए, जो मुझे लगता है, जो मैं अभी अपडेट दे रहा हूं, जो अपडेट अभी मेरे पास आया हुआ है। तो ये अब ये जो मामला जितना गंभीर दिख रहा था, कहीं उससे भी ज्यादा अब दिखने लगा है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस बात की एफिडेविट जब सुप्रीम कोर्ट में दी जा चुकी है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला कितना बड़ा है और कितने दिनों से इसकी परिधि जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नहीं, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग तो है। मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ में ये बात जा चुकी है, अब जनता की अदालत में प्रशांत किशोर खींच लाएं। चौक चौराहे पे बात होती होगी, पर यह बात दबी हुई थी। औपचारिक तौर पर प्रशांत किशोर ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया और सीधा आरोप बीजेपी पर लगा दिया कि आप जो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं उसकी हकीकत क्या है। ये कोई भी शब्द मेरे नहीं है, मैं प्रशांत किशोर की शब्दावली का रिपीटेशन कर रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता नेता इस पर जल्दी से जल्दी सफाई दें ताकि लोगों के बीच सही बात पहुंच सके। डॉक्टर संजय, एक सीधा सा सवाल है और वो सीधा सवाल ये है कि आप देखें, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, बीजेपी के 3 बड़े नेता। कल मैं एक बीजेपी के नेता को फोन किया तो पहले वो चुप रहे, उसके बाद कहे कि आप देख लीजिए बीजेपी में कैसे बाहरी नेताओं का कब्जा हो गया। हमने पूछा ये कैसे कह रहे हैं, तो दिलीप जायसवाल का संबंध कांग्रेस से रहा है, यहाँ आए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। डॉक्टर संजय जायसवाल आरजेडी में थे, यहाँ आए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। और सम्राट चौधरी आरजेडी, जेडीयू, यहाँ तक कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में भी रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और उन्होंने मुझे बताया, तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में अब 45% पोस्ट तो बाहरी लोगों के पास है, जो पहले ऐसा होता नहीं था। और इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी से ही जो बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, उसके अनुसांगिक संगठन में रहे, उन लोगों को अभी भी ये बात हजम नहीं होती। आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा उछलने के बाद कहीं ना कहीं एक बार जो बीजेपी के भीतर कोर कैडर में चर्चा हो रही है कि अगर बाहरी लोगों को नेतृत्व दीजिएगा तो आपका ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा, चाल चलन, चरित्र और चेहरा? डॉक्टर संजय कुमार, देखिए, वो बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं रही जो कभी आडवाणी जी और अटल जी की बीजेपी हुआ करती थी। बिहार में कैलाशपति मिश्र की बीजेपी हुआ करती थी, वो बीजेपी तो अब नहीं है। मैं तो देखता हूं जो बीजेपी के लोग हैं और उनका जो जिस तरह से कहते हैं कि जो चाल भी दिखता है, उनका चेहरा तो सबके सामने है कि उनके चेहरे क्या हैं, कहाँ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो चेहरा भी दिखता है। लेकिन अब बीजेपी चूंकि उसको सत्ता चाहिए, तो सत्ता पाने के लिए बीजेपी सब चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करती है। इसको बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ा स्पष्टता से मैं बताऊं। एक चीज मैं बता रहा हूं, जो अभी फैजान साहब कह रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जो सरदार मलेश्वर सिंह हैं, उनके बेटे गुरदयाल सिंह और बेटी अमृत कौर भी मौजूद थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने, प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे किनारे कर दिए,
तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में बड़ा षड्यंत्र पूर्वक हमें बाहर कर दिया गया है, और यहां तक उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो मुझे भी जान का खतरा है कि कहीं मेरी जान न चली जाए। तो उन्होंने साफ कहा कि भाई गुरदयाल सिंह ने कि इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए, सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हम इसका जवाब क्या दें। तो ये तो ठीक है, उन पर आरोप है, लेकिन जो आपके जो सवाल हैं कि जिस तरह से जिम्मेवारियां पद बाहरी या दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को बीजेपी में दे दी जाने लगी है, बिल्कुल बीजेपी में भी जो संघर्ष करके लगातार एक एक सीढ़ी चढ़ करके इस उम्मीद से कि हमें भी अब पार्टी में सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर उनके अंदर में वो चुनावी समझ और वो विनिएबिलिटी की जो कहते हैं ना बुद्धिमत्ता अगर उनके अंदर में नहीं है तो वो वंचित कर दिए जाते हैं, और चाहे जहां से भी आए उन्हें महत्वपूर्ण जगह दे दी जाती है। बिल्कुल आपने 3 नाम जो लिया, सम्राट चौधरी जी का देख लीजिए बैकग्राउंड, और बीजेपी ने तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अभी डिप्टी सीएम बने हुए हैं, कहा जाता है कि दूसरे नंबर पर सरकार में है वो। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, दिलीप जायसवाल जी भी अध्यक्ष हैं। तो बिल्कुल ये एक अंदर से एक है छटपटाहट तो है लोगों की, बोल नहीं पाते हैं, बोलने का साहस नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि अब वहां भी कांग्रेस जैसा आला कमान की बात होती है कि केंद्र ने अगर कोई निर्णय ले लिया और वो निर्णय भी कौन 2 लोग लेते हैं सबको पता है, तो उस निर्णय को मानना इनकी मजबूरी है। तो बिल्कुल एक है अंदर में एक, चलिए ये बात ठीक है, जरा ये भी बता दीजिए डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के पास और भी बहुत सारा सबूत है, क्योंकि कल इंडिकेशन वो यही दे रहे थे, अभी दिलीप जायसवाल कुछ जवाब देंगे फिर प्रशांत नए पुलिंदों के साथ बैठ जाएंगे, ऐसा कल उनकी बातों से साफ झलक रहा था। आपको लग रहा है कि ये मुद्दा चुनाव तक बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि प्रशांत किशोर उसी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी की समझ पर तो कोई ये नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि ऐसे ही वो आरोप नहीं लगाते हैं, थोड़ा तथ्यात्मक चीजों का वो अध्ययन करते हैं, लेकिन उस तथ्य में कितनी सच्चाई है जो आपने कहा, ये कोर्ट में मैटर जब जाएगा तब वो बातें स्पष्ट होगी कि क्या उनके सारे आरोप झूठे हैं, तर्क और तथ्य गढ़ करके वो किसी व्यक्ति को डिफेम कर रहे हैं, या उसमें सच्चाई है। लेकिन हाँ, कल ये जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं, कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर संजय। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि आपके आरोप में दम नहीं हो। अरविंद केजरीवाल के कई उदाहरण हैं, उन्होंने आरोप शीला दीक्षित पे लगाया, कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं स्टैंड नहीं कर पाए। उन्होंने अरुण जेटली पे आरोप लगाया, दिवंगत नेता, कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं स्टैंड नहीं कर पाए। लेकिन एक परसेप्शन शीला दीक्षित के खिलाफ तो बना दिया था उन्होंने, और जनता की अदालत में हार हो गई थी शीला जी की, और बाद में जब इन्होंने माफी मांगी कई लोगों से, लेकिन तब तक ये चर्चित मुद्दा तो हो गया। तो वही सवाल है कि जनता की अदालत में कौन सा आरोप चस्पा हो जाएगा। कोर्ट ऑफ लॉ में भले ही वो आरोप में दम दिखाई नहीं पड़े, पर जनता की अदालत में यह मुद्दा घसीट देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल दिलीप जायसवाल के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया प्रशांत किशोर। अब दिलीप जायसवाल कैसे निपटेंगे, बीजेपी कैसे निपटेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद बिहार की राजनीति एक नया टर्न लेती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 35 साल की राजनीति पर उन्होंने सीधा चोट पहुंचाई है और कई सारे नेताओं को अपने सवालों के जरिए, इन मुद्दों के जरिए घेरने का प्रयास किया है। अब जनता की अदालत में जनता क्या फैसला देगी, ये देखना दिलचस्प होगा, पर इंतजार होगा कि दिलीप जायसवाल प्रशांत किशोर के आरोपों का किस तरीके से जवाब देते हैं। बिहार की बात में फैजान अहमद साहब, रामबंधु वत्स, सुजीत कुमार और डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।